हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल कैमिजॉन शामली में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में मैं क्लास 11th के लेसन नंबर 4 रासायनिक आबंधन तथा अणुओं की संरचना का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन आबंध डिस्कस करूंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। जैसे कि इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें हाइड्रोजन के किसी बॉन्ड के बारे में बात होगी। तो देखिए बच्चों, होता क्या है कि हाइड्रोजन जब किसी भी तत्व के साथ एक सहसंयोजी आबंध बनाता है तो ये आबंध दो तरह के होते हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। जैसे अगर हाइड्रोजन अपने ही जैसे एक दूसरे एटम के साथ आबंध बनाएगा तो ये अध्रुवीय आबंध है, या अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ आबंध बनाएगा तो यह भी एक अध्रुवीय आबंध है। इस आबंध में क्या होता है कि साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान रहता है, दोनों परमाणुओं के पास बराबर बराबर रहता है। लेकिन जब भी हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ एक आबंध बनाता है, एक सहसंयोजी आबंध बनाता है, तो ये आबंध ध्रुवीय होता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर H और Cl के बीच एक आबंध बनेगा तो ये एक ध्रुवीय आबंध होगा और इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऋणात्मक तत्व की ओर झुक जाएंगे, जैसे कि जो क्लोरीन है उसकी तरफ ये झुक जाएंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। अब यदि इस तत्व जो हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसका आकार छोटा हो तो उस तत्व का आवेश घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि यदि क्लोरीन की जगह हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ एक आबंध बनाता है तो फ्लोरीन क्योंकि सबसे छोटा तत्व है तो इसका आवेश घनत्व भी सबसे ज्यादा है। इसी तरह यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ एक सहसंयोजी आबंध में जुड़ता है तो ये तीनों ही तत्व छोटे आकार वाले तत्व हैं। फ्लोरीन सबसे छोटा है, ऑक्सीजन उससे थोड़ा बड़ा है, नाइट्रोजन थोड़ा सा बड़ा है। तो यहां क्या होगा कि इन तीनों तत्व का आवेश घनत्व बहुत अधिक होने के कारण ये साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा खींच लेते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि इन तत्वों के ऊपर आंशिक ऋण आवेश और इसी अनुपात में हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ये जो आंशिक आवेश होंगे ये तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा होंगे दूसरे तत्वों के। जो बड़े तत्व हैं अगर उनके साथ हम तुलना करें, जैसे अभी हमने Cl के साथ तुलना की, तो उसके मुकाबले में ये बहुत ज्यादा होंगे। अब यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन जैसे तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध में जुड़ा हुआ हो तो इसके पास
काफी मात्रा में धन आवेश इकट्ठा हो जाता है। ऐसी स्थिति आने पर यदि ये हाइड्रोजन किसी दूसरे ऋणात्मक तत्व के नजदीक आता है, जैसे हम इन्हीं को ले लेते हैं, तो इनके पास भी यही स्थिति होगी, इनके पास भी ऋण आवेश होंगे और इस हाइड्रोजन के पास फिर धन आवेश होंगे। तो यदि ये हाइड्रोजन किसी अत्यधिक ऋणावेशित तत्व के नजदीक आ जाता है तो उन दोनों के बीच में एक दुर्बल आकर्षण बल काम करने लगता है और इसी आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन आबंध नाम देते हैं। तो क्या बच्चों आपको बात समझ में आई कि इस आबंध को हम H आबंध या हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो आप देखिए, यदि आप इसकी परिभाषा देना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी अत्यधिक ऋणात्मक व छोटे आकार वाले परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध में बंधा हुआ हो तथा इसके नजदीक कोई दूसरा अत्यधिक ऋण आवेशित परमाणु आ जाता है तो उनके मध्य काम करने वाला एक दुर्बल आबंध H आबंध कहलाता है। देखिए, हम एक बार फिर देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं। यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी अत्यधिक ऋणात्मक व छोटे आकार के परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध में बंधा हुआ है तथा उसके नजदीक कोई दूसरा अत्यधिक ऋणात्मक व छोटे आकार वाला परमाणु आ जाता है तो उन दोनों परमाणुओं के मध्य बनने वाला एक दुर्बल आबंध हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। देखिए बच्चों, ये इसकी परिभाषा हुई और अब मैं आपको हाइड्रोजन आबंध के कुछ उदाहरण समझाऊंगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं पानी के एक अणु की। आप जानते हैं कि पानी का फॉर्मूला H2O है, यानी एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन सहसंयोजी आबंध में जुड़े हुए हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ हमारी वही कंडीशन आ गई कि हाइड्रोजन परमाणु एक अत्यधिक ऋणी व छोटे आकार वाले परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि इस हाइड्रोजन के पास धन आवेश आ जाएंगे और इस ऑक्सीजन के पास उसी अनुपात में ऋण आवेश आ जाएगा। अब मान लीजिए कि एक दूसरा जल का अणु इसके नजदीक आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन पहले से ही एक अत्यधिक ऋणी ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजी आबंध में बंधा हुआ है। तो यदि इसके नज़दीक एक दूसरा ऑक्सीजन परमाणु आ जाता है तो इसके पास भी आवेश होंगे। तो इन दोनों के मध्य एक आबंध बनेगा जिसको आप H आबंध या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या आपको ये उदाहरण समझ में आया? चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास यही जल का अणु है और इस जल के अणु के साथ हमने अमोनिया को इसमें मिला दिया। जल में हमने अमोनिया को मिला दिया। तो जो नाइट्रोजन है ये भी एक ऋणात्मक तत्व है, इसके पास भी आवेश होंगे। तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जैसे ही इसके नज़दीक आएगा इनके मध्य एक दुर्बल आबंध बनेगा जिसको आप H आबंध कहते हैं।
इसी तरह से यदि हम एक और उदाहरण लेना चाहें, मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HF का एक अणु है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी वो कंडीशन पूरी हो रही है कि हाइड्रोजन एक अत्यधिक ऋणी तत्व के साथ, जो छोटे आकार का भी है, जिसका आवेश घनत्व बहुत अधिक है, के साथ जुड़ा हुआ है। तो यदि इसके नज़दीक एक दूसरा अणु आ जाता है HF का, तो इन दोनों के मध्य एक दुर्बल आबंध बनेगा, जिसको आप H आबंध कहेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि H आबंध कैसे बनते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, जिससे आप इसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। देखिए, ऐसे कौन से ऋणात्मक तत्व हैं जो H आबंध बना सकते हैं? सभी ऐसा नहीं कर सकते। केवल 3 ऐसे परमाणु हैं जो हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता रखते हैं, और इनको हम कहते हैं फोन, FON, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो आपको ये बात ध्यान रहेगी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि यदि किसी अणु के पास फ्लोरीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। यदि किसी अणु में फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो ऐसे अणु जब आपस में मिलाए जाएंगे तो उनके बीच हाइड्रोजन आबंध अवश्य बनेगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अर्थात फोन। और यदि किसी कंपाउंड में फ्लोरीन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरे मॉलिक्यूल के पास भले ही H के साथ जुड़ा हुआ F या O या N ना हो, लेकिन F या O या N हो, तो जब आप उन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो उनके बीच भी H आबंध बनेगा। देखिए, सिर्फ ये 2 कंडीशन है जिनमें आप H आबंध बना सकते हैं। अगर F के साथ H जुड़ा हुआ है, O के साथ H जुड़ा हुआ है, या N के साथ H जुड़ा हुआ है, और आप ऐसे मॉलिक्यूल को आपस में मिला देते हैं, तो हाइड्रोजन आबंध बनेंगे। और यदि 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें से एक के पास F के साथ, O के साथ, N के साथ जुड़ा हुआ H है, और दूसरे अणु में F, O या N है, भले ही वो अकेला हो, तो उसके साथ भी H आबंध बनेंगे। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि हाइड्रोजन आबंध कब कब बन सकते हैं? देखिए, सिर्फ हमारे पास एक ऐसा अपवाद है जिसको हम क्लोरल कहते हैं, क्लोरल, जिसका फॉर्मूला है CCl3CHO। ये कंपाउंड है क्लोरल, ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड या फिर क्लोरल। तो सिर्फ ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इनके बिना भी हाइड्रोजन आबंध बना सकता है। इसके अंदर हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता है, लेकिन ये सिर्फ एक अपवाद स्वरूप है। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आबंध की परिभाषा क्या है, हाइड्रोजन आबंध कब, किन शर्तों में बन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन आबंध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, हाइड्रोजन आबंध 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध, और दूसरे को हम कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। देखिए, यदि आप इन्हें अंग्रेजी में जानना चाहें तो इसको कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड,
इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, और इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन आबंध दो प्रकार के होते हैं, एक अंतरणुक और एक अंतराणुक। इनमें जो डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप समझ लीजिए। यदि हाइड्रोजन आबंध दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है, वे दो अलग अलग अणु हो सकता है कि एक जैसे हो या हो सकता है कि भिन्न हो, डिफरेंट हो। तो यदि हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है तो इसको आप कहेंगे अंतर अणुक H आबंध। क्या मेरी बात समझ में आई? यदि हाइड्रोजन आबंध दो अलग अलग अणुओं के बीच में बनता है, चाहे वो समान हो, दोनों अणु समान हो या वो भिन्न हो, तो उसे आप कहेंगे अंतर अणुक। तो जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल्स कराए, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, वो सारे के सारे अंतर अणुक हैं, क्योंकि उनमें जो अणु हैं वो दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यदि हाइड्रोजन आबंध एक ही अणु के अंदर बनता है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल, अगर वो एक ही अणु के अंदर बनता है तो उसको अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। परीक्षाओं में इसी के उदाहरण इंपॉर्टेंट होते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान से दो एग्जाम्पल बता देता हूं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है सैलिसाइलिक एसिड। ये बेंजीन रिंग है, आप जानते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O, OH जुड़ा हुआ है, और दूसरे कार्बन पर एक OH जुड़ा हुआ है। बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ा हुआ है C डबल OH, और दूसरे नंबर के कार्बन पर, जिसको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, वहां एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर इसको सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। तो अब देखिए बच्चों कि यहां एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजी आबंध में बंधा हुआ है, और इसके नजदीक एक दूसरा ऑक्सीजन है। तो ये हमारी शर्त को पूरा करता है। यदि फ्लोरीन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है और उसके नज़दीक कोई दूसरा फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, तो इनके बीच H आबंध बन जाएगा। तो ऐसे H आबंध को आप कहेंगे अंतरा अणुक H आबंध। ये बात आपको समझ में आई? इसका नाम क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। अब इसी तरह मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी देता हूं। ये एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और यहां OH लगा हुआ है। देखिए बच्चों, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्या नाम है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो आप देख सकते हैं कि यहां भी हमारी वही कंडीशन पूरी हो रही है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन सहसंयोजी आबंध में है, और इसके नजदीक ऑक्सीजन होने के कारण ये अंतरा अणुक H आबंध बना सकता है। तो क्या आपको दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आया? अगर दो अलग अलग अणुओं के बीच H आबंध बनता है तो अंतर अणुक, और अगर सेम उसी अणु के अंदर बनता है तो अंतरा अणुक। देखिए बच्चों, मैं यहां आपको एक और बात बता देता हूं कि यदि इस तरह का केस जिसमें हमें अंतरा अणुक H आबंध बनाना है, तो क्या वो सिर्फ यही बन सकता है, या यहां भी बन सकता है, या यहां भी बन सकता है? क्या आपसे सवाल हो सकता है कि अगर ये OH यहां हो तो क्या H आबंध बन जाएगा? इसी तरह अगर ये OH यहां हो तो क्या H आबंध बन जाएगा? तो मैं आपको यहां एक
मोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि हाइड्रोजन आबंध बनने के बाद आप देखेंगे कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, एक चक्रीय संरचना बनेगी, एक रिंग बन जाएगा। तो अगर उस रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 अगर उसके अंदर 6 एटम्स हैं तो उसमें H आबंध बन जाएगा। लेकिन यदि 6 से ज्यादा उसके अंदर परमाणु आ जाते हैं तो H आबंध नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 यदि 6 परमाणु हैं उस रिंग के अंदर तो H आबंध बन जाएगा, और अगर 6 से ज्यादा हैं तो H आबंध नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि यदि हमने इस OH को यहां लगा दिया तो ये वाला परमाणु बढ़ जाएगा, यहां 7 परमाणु हो जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि H आबंध नहीं बनेगा। तो क्या आपको ये बात भी समझ में आई? चलिए अब हम बात करेंगे कि अणुओं के भौतिक गुणों पर हाइड्रोजन आबंध का क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बात में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए दो ऐसी महत्वपूर्ण गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिनके ऊपर हाइड्रोजन आबंध का सीधा प्रभाव होता है। देखिए एक है क्वथनांक और दूसरा है विलीयता। क्वथनांक और विलीयता। देखिए वैसे तो और भी गुण हैं, जैसे घनत्व है उसके ऊपर भी ये असर डाल सकता है, वियोजन है उसके ऊपर भी असर डालता है, या संघनन है उसके संगुणन है इसके ऊपर भी असर डाल सकता है। लेकिन बेसिकली हम बात करेंगे क्वथनांक और विलीयता के ऊपर, इनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा असर डालता है। देखिए क्वथनांक के बारे में आप जानते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्पों का दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है उसको हम कहते हैं क्वथनांक। वह ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्पों का दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है उसको हम कहते हैं क्वथनांक। तो देखिए जो क्वथनांक है वो किस तरह से प्रभावित करेगा, हाइड्रोजन आबंध किस तरह से प्रभावित करेगा क्वथनांक को। देखिए हम तुलना करते हैं दो अणुओं की, एक जिसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं है और दूसरा जिसमें हाइड्रोजन आबंध है। तो बहुत मोटी सी बात है कि यदि हाइड्रोजन आबंध हैं तो आबंधों की संख्या कुछ ना कुछ तो ज्यादा है। भले ही ये एक दुर्बल आबंध है, ये सहसंयोजी आबंध से कमजोर होते हैं हाइड्रोजन आबंध, लेकिन वान डेर वाल बलों से मजबूत होते हैं। तो हम तुलना कर रहे हैं दो ऐसे अणुओं की जिसमें से एक के पास हाइड्रोजन आबंध है और दूसरे के पास नहीं है। तो जिसके पास हाइड्रोजन आबंध है उसके पास कुछ ना कुछ आबंध अधिक हैं, तो उन आबंधों को तोड़ने के लिए अपेक्षाकृत ऊष्मा की आवश्यकता भी अधिक होगी। तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि जिन अणुओं में हाइड्रोजन आबंध बनते हैं उनके क्वथनांक उन अणुओं से अधिक होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आबंध नहीं बनते। हम ऐसे कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हैलोजन अम्लों की, यानी HF, HCl, HBr और HI। HF, HCl, HBr और HI ये सभी हैलोजन अम्ल हैं। देखिए यहाँ फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन के साथ, यहाँ ब्रोमीन के साथ, यहाँ आयोडीन के साथ। तो जैसा मैंने आपको आरंभ में बताया था कि सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर हाइड्रोजन आबंध नहीं होगा, इसके अंदर भी हाइड्रोजन आबंध नहीं होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन आबंध नहीं होगा।
HI, HCl और HBr के अंदर हाइड्रोजन आबंध नहीं होगा, लेकिन HF के अंदर हाइड्रोजन आबंध होगा। ठीक है बच्चों, तो बताइए फिर कि इन चारों में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? ऑब्वियसली HF का ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि यदि हम दो ऐसे अणुओं की तुलना करते हैं जिसमें एक में हाइड्रोजन आबंध बनता है और एक में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनता, तो जिसमें हाइड्रोजन आबंध बनता है उसका क्वथनांक अधिक हो जाएगा। तो यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्वथनांक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रोआयोडिक एसिड से अधिक क्यों होता है, तो आप क्या आंसर देंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। चलिए अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब हम तुलना करेंगे जल यानी H2O और इसी के परिवार का एक सदस्य H2S, जल और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। देखिए कमरे के तापमान पर जल एक द्रव होता है, जबकि इसी के परिवार का एक साथी H2S कमरे के तापमान पर गैस होता है। आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा ऐसा क्यों हुआ? आंसर आप समझ चुके होंगे। देखिए यहां हाइड्रोजन आबंध बन सकता है, जबकि यहां सल्फर के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध बनता कब है? जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फोन FON इनके साथ बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि जल में हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण इसका क्वथनांक अधिक है, इसलिए ये कमरे के तापमान पर द्रव है, जबकि H2S में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनता, इसलिए ये कमरे के तापमान पर गैस है। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो एल्कोहल्स हैं ROH, एल्कोहल्स के क्वथनांक समतुल्य अनुभार रखने वाले ईथर्स के मुकाबले में अधिक होते हैं। एल्कोहल के क्वथनांक ईथर से अधिक होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या एल्कोहल के दो अणु आपस में H आबंध बना सकते हैं? जी हां, बना सकते हैं, क्योंकि इसके पास H के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन जब आप यही शर्त ईथर्स के साथ रखते हैं तो वहां ईथर के दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन आबंध नहीं बन सकते, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो क्या हुआ? एल्कोहल हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं, ईथर हाइड्रोजन आबंध आपस में नहीं बना सकते, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से ज्यादा होगा। तो देखिए बच्चों, इसी तरह से किसी और कंपाउंड की भी तुलना हो सकती है। आपको बेसिक बात समझनी चाहिए कि जिस यौगिक के पास हाइड्रोजन आबंध बनेगा वो दूसरे की तुलना में अधिक क्वथनांक रखेगा। ये बात समझ में आई? लेकिन ध्यान रखना कि ये तुलना सिर्फ कार्बनिक यौगिकों में करनी है, और वो भी जो लगभग पास वाले जो अणुभार वाले हैं उनके साथ। ठीक है ना? ऐसा ना करना कि आप किसी कार्बनिक यौगिक या इनकी तुलना आयोनिक कंपाउंड से कर दें। ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के अंदर तो बहुत ही मजबूत आबंध होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, तो उनकी इनके साथ तुलना नहीं हो सकती। चलिए अब हम बात करेंगे विलेयता की। देखिए आप जानते हैं कि हमारे सामने जो सबसे कॉमन विलायक है वो जल है। तो हमारे सामने एक प्रश्न हमेशा आता है कि कौन सा कंपाउंड, हम बात कर रहे हैं सहसंयोजी की, है ना, आयोनिक की नहीं बात कर रहे हो, तो कौन सा कंपाउंड जल में विलेय होगा और कौन सा कंपाउंड जल में विलेय नहीं होगा? तो इसका उत्तर भी हाइड्रोजन आबंध ही है। यदि कोई
यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता रखता है तो वो जल में विलेय होगा। ऐसा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आपके पास एक NH3 है, अमोनिया, और दूसरा इसी के परिवार का सदस्य है फॉस्फीन, PH3। आप देख सकते हैं कि दोनों की जो संरचनाएं हैं वो भी लगभग एक जैसी हैं। दोनों एक ही परिवार के हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फीन दोनों ही नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं, वर्ग 15 के। तो आपसे सवाल ये होगा कि फॉस्फीन जल में विलेय नहीं होता, ये जल में अविलेय है। यदि आप फॉस्फीन को जल में विलेय करना चाहोगे तो ये नहीं होगा, जबकि अमोनिया जल में आसानी से विलेय हो जाती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अमोनिया जल में विलेय है जबकि फॉस्फीन जल में अविलेय है, ऐसा क्यों है? तो देखिए, मैंने आपको इसका आंसर भी बता रखा है कि यदि कोई यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बना लेता है तो वो जल में विलेय होगा, और यदि जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाता तो वो जल में अविलेय रह जाएगा। हालांकि देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता होने के बाद भी कुछ यौगिक जल में अविलेय होते हैं। ये हम बाद में बात करेंगे कि ऐसा कौन कौन से कारक हैं, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि जो यौगिक जल में विलेय होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, और जो जल में अविलेय होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं। ठीक है ना? अब यदि आप बात करते हैं वियोजन की, तो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई यौगिक हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता रखता है तो उसका वियोजन कम होगा, और यदि कोई यौगिक हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता रखता है तो उसमें संगुणन भी ज्यादा होगा। यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है पानी और बर्फ के बारे में। पानी और बर्फ के बारे में आप जानते हैं कि बर्फ पानी में तैरती है। इसका कारण है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरती है। लेकिन बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है? इसका कारण भी हाइड्रोजन आबंध है। जब जल के अणु बर्फ में परिवर्तित होते हैं तो हाइड्रोजन आबंधों के जरिए वो पिंजरेनुमा संरचनाएं बना लेते हैं जिनमें हवा रुक जाती है, हवा भर जाती है। तो इससे क्या होता है कि उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। आयतन बढ़ जाता है लेकिन उसका जो घनत्व है वो कम हो जाता है, क्योंकि हवा पानी से हल्की होती है। तो आयतन अधिक और घनत्व कम हो जाने के कारण बर्फ पानी में तैरती है। लेकिन जब आप तापमान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आबंध है वो टूटने लगेंगे। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन आयन टूटने के कारण हवा बाहर निकलने लगेगी, आयतन कम हो जाएगा और घनत्व बढ़ जाएगा। देखो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, और इसका कारण यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कुछ बताया। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और जो भी आपके प्रश्न हो इससे संबंधित वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उनके हल बताऊंगा। थैंक यू।